जनाब वारिस पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर नशीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज के आपके अपने चहीते लाडले जाबाज कौम का दर घटने वाले हमदर्द ईमानदार जनाब अख्तर ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे हैदराबाद तेलंगाना से आए हुए रुकन असेंबली जनाब जाफर महराज साहब, सरफराज कॉर्पोरेटर साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, किशनगंज के यहाँ के चेयरमैन साहब, तमाम खुसूसी मेहमान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ बहने, आज का ये जलसा किशनगंज में एक इंतखाबी जलसा है। 18 अप्रैल को किशनगंज में लोकसभा का चुनाव मुनक्किद किया गया है। जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, उसी तरह से किशनगंज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आप के अख्तर ईमान साहब को ठहराया है। अब देखना ये भाइयों बहनों बुजुर्गों कि चुनाव 5 साल में एक मरतबा आता है। इस मरतबा चुनाव है। चुनाव में एक तरफ भाजपा जैसी सरकारें, दूसरी तरफ कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, इस किस्म की पार्टियां हैं। तो एक तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, एक तरफ ऐसी पार्टी है बीजेपी, जिसका आपने खुद ने देखा आज 5 साल हो गए सत्ता में आए, मगर हर आए दिन आप में पेपर में, अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि ये कि आज एक बेकसूर मुसलमान जा रहा था, एक दाढ़ी वाला मौलाना मुसलमान जा रहा था, एक गरीब मुसलमान जा रहा था, उसको 50-100 लोग जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, मैं उन्हें गौ रक्षक नहीं, मैं उन्हें नामर्द हिजड़े कहता हूँ। ये नामर्द हिजड़े आकर घेरते हैं, इनको बेरहमी से मारते हैं। किसके नाम पर? गाय के नाम। ये बताना चाहते हैं कि तुम गाय की तस्करी करते हो, तुम गलत काम करते हो। गाय माता के नाम पर उसको मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। यहीं पर बात नहीं रुकती, उसके मुंह में सूअर का गोश्त डाला जाता है इन गौ रक्षकों के जरिए से। उसके बाद उसको मारा जाता है, कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। और क्या देश किसी के बाप की जागीर है क्या? क्यों है पाकिस्तान? और ये होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी खामोश बैठते हैं, खामोश इख्तियार करते हैं, ना ही कोई मजम्मत करता है, ना कोई उसको बचाने के लिए आगे आता है। बात यही नहीं रुकती। बात हम देखें अगर तो इखलास से लेकर, दादरी से लेकर, जुनैद से लेकर, नवान से लेकर, शौकत से लेकर आज तक बीजेपी सरकार में जो भी हुआ है, मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेकसूर मुसलमान या बेकसूर दलित को मारा गया है, मगर सरकारें खामोशी के साथ बैठकर तमाशा देखती रही है। क्यों? इसकी वजह है कि सरकार एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटी की सरकार है। ये चाहती नहीं है कि हमारे साथ इंसाफ हो, ये चाहती नहीं है कि हमको न्याय मिले, ये चाहती नहीं है कि हमको भी सिक्योरिटी मिले, हमारी भी जान माल इज्जत आबरू की रक्षा हो। ये सरकार का कहीं भी मंशा नहीं नजर आ रहा है। और बात यही नहीं रुकती, जब इनके कातिल, इनके खूनी दरिंदे जब जेल से रिहा होते हैं, जब जमानत पर बाहर आते हैं, तो इनके बेशरम बीजेपी के नेता इनको फूल हार पिलाते हैं और इनके मुंह में मिठाई डाली जाती है। ये बताया जाता है कि वाह शाबाश, ना मर्दो तुमने क्या काम किया, एक बेकसूर निहत्ते इंसान को 100-200 लोगों ने मिलकर मारा। वाह, अरे मेरे ताकत है, मुझे आके दिखाओ किशनगंज में, हाथ मिला के दिखाओ, एक आदमी तुमको जवाब देगा। मैं बताता हूँ ये बात, क्योंकि यह अपने आप में एक शेर है। किशनगंज का एक लड़का शेर है अपने आप में। लड़ना जानता है, हाथ में हाथ डाल के, मोदी की आंख में हाथ डाल के सवाल का जवाब देना जानता है किशनगंज का एक शेर। बिल्कुल जुबान खींच लेगा, वो दिन चला गया
जब बोलते थे कोई एक गाल पे लफा मारेगा तो दूसरा गाल भी दे देंगे, आज एक गाल पे मार के देखो तुम्हारा खून छोड़ देंगे, क्योंकि अब इनका टाइम खत्म हो गया। अपना टाइम, अभी अपना टाइम लाया है इस वक्त को, क्योंकि देख रही है किशनगंज की आवाम भी इतने सालों से 70 बरस से देखा गया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो जाए कोई भी हो, सबने हमको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इनको 90% वोट चाहिए आपका, हमको 90% वोट दो मुसलमानों, मगर इक़्तिदार में आकर बैठेंगे, सत्ता में आकर बैठेंगे तो मुसलमानों के लिए काम क्या करोगे तुम लोग? भाई ये तो जरा बताओ। कुछ नहीं मिला इतने वर्षों में, ना आज भी हमारे पास एजुकेशन है, ना आज भी किशनगंज की जनता के पास कोई ऐसा अस्पताल है, ना कोई ऐसी स्कूल है कि यहाँ का एक आम नागरिक खड़े होकर बोले कि हाँ वारिस भाई हमारे पास में ऐसा स्कूल है जो तेलंगाना में ओवैसी हॉस्पिटल की तरह है, ओवैसी स्कूल की तरह है। नहीं है किशनगंज में कहीं भी, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से। है क्या कहीं आपके पास ऐसा स्कूल? है क्या कहीं आपके पास ऐसा अस्पताल? मगर चाहते हैं आप भी कि इस तरह का अस्पताल, इस तरह का स्कूल, इस तरह के इदारे हमारे किशनगंज में भी बने। ये हर एक इंसान की ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच सीमा चल गया है। क्यों आया भैया? अरे हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, साथ साथ हमारे एमएलए है, कॉर्पोरेटर है, महाराष्ट्र में एमएलए है, कॉर्पोरेटर्स है सब तरह, मगर फिर भी क्यों आए? क्योंकि ये दर्द तो सीमांचल की आवाम का जो दर्द दुख है, इसको मिटाने, इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर सीमांचल को आगे बढ़ाने आए हैं देश के अंदर। किशनगंज में विकास करने आए हैं, किशनगंज में डेवलपमेंट करने आए हैं। हम नहीं चाहते सांप्रदायिक तनाव पैदा, लेकिन अगर कोई बात करेगा इसमें की तो हम झुकते भी नहीं है, डरते भी नहीं है, और डरपोक तो नहीं है ना, क्योंकि हम तो इसकी उम्मत है। हम तो वो कलमा दुआ को भाई है जो हमेशा से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम डरने वाले नहीं है, इसलिए हमेशा हमने कहा है सबसे पहले तो उनको छेड़ो मत, और अगर उनको छेड़ोगे तो फिर तुमको छोड़ेंगे भी नहीं। और यही हुआ। नीतीश आए चुनाव के पहले 2015 में आप तमाम के बीच में क्या कहा? आपको वोट दो, विकास करेंगे। झूठ झूठ बोले, हर तरफ घूमे। आपने भरोसा किया, विश्वास किया, विश्वास के साथ उनको वोट दिया, आपका वोट लिया। वोट लेकर क्या किए? सीधे अपने मजनू की गोद में जाकर बैठ गए, मोदी के पास जाकर सबके वोट लेकर। ये लैला मजनू की जोड़ी जो असद साहब ने उस दिन कहा, मैं बता रहा हूं। तो क्या ये धोखा नहीं था? क्या ये गद्दारी नहीं थी आपके साथ? क्या आपके पीठ में छुरा नहीं बोला नीतीश ने? बताइए, मेरी बात था। अगर तुम गद्दारी करना जानते हो तो हम तुम्हारी आंख में हाथ डाल के मिलाकर हम तुमको भी सबक सिखाना चाहते की तरह नीतीश साहब शुरू नहीं हुआ। और कुदरत का निजाम है भाई, जो चीज शुरू की घूम के वहां पर आती है। आज ये वक्त किशनगंज में आया है, आपके पास ये वक्त आया है, आपके पास ये वक्त आया है, क्योंकि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने आपको एक सबसे पावरफुल हथियार दिया है, और वो हथियार है राइट टू वोट। आपको वोट डालने का हथियार दिया। इस वोट से आप जिनको आपने कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखी है, उस इंसान को आप कुर्सी से उठाकर फेंकने की भी ताकत रख सकते हो। याद रखो मेरी इस बात को। और ये वो वक्त आया, एक एक आपका जो वोट है ये कीमती वोट है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखना। ये एक वोट किशनगंज का विकास कर सकता है, या एक वोट किशनगंज को फिर से पिछड़ा हुआ वक्त छोड़ सकता है। कहीं ना कहीं कभी हम में रह जाती है कि क्यों दूसरी सत्ता सरकार में आ जाती है, क्यों हमारा काम नहीं होता। क्योंकि बुजुर्गों, बात कड़वी है मगर सच है कि हम में इतिहास नहीं होता। हम आपसी बात में एक दूसरे से नाराज हो जाते, मैं इसको वोट नहीं दूंगा, मैं फलां को वोट नहीं दूंगा। नहीं भाइयों, ये वक्त वो नहीं है। सारी नाराजगी को, सारे गुस्से को दूर कर कर एक हो जाओ।
इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ। अगर सीमांचल का भला चाहते हो, अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, तो मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, किशनगंज में एकता पैदा करो, एक होकर आओ और अपना कीमती बहुमूल्य वोट डेवलपमेंट को दो, विकास को दो, अख्तर उल इमान साहब को अपना वोट जाके दो। आज आपने देखा हमारी पार्टी ने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने 20 पॉइंट विजन का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश किया, और हम लोग मोदी की तरह जुमला नहीं बोलते थे, हम लोग झूठ बात करते ही, जो बोला है वो करेंगे। इसमें 20 पॉइंट लिखे हैं, आप तमाम इसको पढ़े, सोचे, समझे कि क्या ये मैनिफेस्टो सही है, या वो जो मैनिफेस्टो भाजपा, कांग्रेस और नीतीश बनाता है वो सही है। क्योंकि यही मैनिफेस्टो वो है जिसमें आपके विकास की बात कही है। ये मैनिफेस्टो के लिए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने एक विजन तैयार किया है कि अगर हम यहां से जीत कर आते हैं तो इंशाअल्लाह जितना 20 पॉइंट प्रोग्राम आपको दिखा है, पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन इसकी सफलता के लिए आपके साथ की, आपके ताउन की बहुत जरूरत है भाई। आपके ताउन, आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको, आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि इस किस्म का विकास और डेवलपमेंट हो, ये जो 20 पॉइंट हमने बनाया है, जो हमारा अरमान है, हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम सीमांचल में, किशनगंज में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें, हम सीमांचल का इस तरह से विकास करें, डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के लिए, एम्बुलेंस लाए, हम जितनी भी अपॉर्चुनिटी लेके जिस तरह से किसान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, व्यापार के लिए करना चाहते हैं, हेल्थ केयर के लिए करना चाहते हैं, शिक्षा जो हमारी सबसे प्राथमिकता है, हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाली जनता याद करे कि वाकई में जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी ने तेलंगाना, हैदराबाद में किया, जिसकी वजह से आज तेलंगाना को एक देश की सर्वोच्च सिटी के नाम से जाना चाहता है, वही चीज हम किशनगंज में करें। किशनगंज में हम आके करना चाहते हैं। ये अरमान लेकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच में आए। यहाँ पर देखा कि एक शख्स जद्दोजहद कर रहा है, जिसके दिल में भी अरमान है, जिसने भी ये ठास लिया था कि मैं इंशाअल्लाह किशनगंज के अंदर कुछ ऐसा करूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी, आने वाले मेरे लोगों का विकास हो। वो अख्तर उल इमान साहब थे। उन्होंने ये सोचा कि नहीं मैं कुछ करूं, दिल में दर्द लेकर घूम रहे थे। हम साथ में आए, आज साथ में मिलकर आपके बीच में आके खड़े। मगर दोस्तों, बुजुर्गों, ये लड़ाई और ये अगर चीज चाहिए हमको, तो इसमें हम अकेले नहीं कर सकते। जब तक आपका साथ, आपका ताउन नहीं मिले, ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आज आपने खुद ने देखा कि कुछ भी हो गया, चाहे शरीयत में मदाखलत की बात आ गई जब हमारे, तो कौन खड़ा? देखिए, मैं समझता हूं कि यहाँ जो मेरा मुसलमान भाई खड़ा है, वो हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने शरीयत में मदाखलत किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर जिस वक्त शरीयत में मदाखलत की बात आ गई, ट्रिपल तलाक का बिल इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट के अंदर, सब खामोश रह गए। ये सेक्युलर तलाक, वो कांग्रेसी लोग जिनके पास भी थे, सांसद थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उस बिल की मुखालिफत, क्योंकि अगर उस बिल की मुखालिफत करते ये लोग, तो इनको डर था कि हमारे जनता वोट चले गए, हमारे नॉन मुस्लिम वोटों का क्या होगा। इन्होंने शरीयत से ज्यादा अहमियत अपनी कुर्सी होगी। अरे अब ठुकरा दे ऐसी कुर्सी को जो हमारी शरीयत के बीच में आती है, ठुकरा देते हैं ऐसी कुर्सी को। कैसे ऐसी कुर्सियां कुर्बान जहां पर हमारी शरीयत की बात आ जाए, याद रखना भाई। मगर इन्होंने कुर्सी को अहमियत दी, और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का एक भाई बहादुर शेर, हमारा आपका कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा पार्लियामेंट में और पूरी तरह से ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत करी उसने अकेले ने, और रोका उनको कि नहीं आप नहीं ला सकते। शरीयत की बात थी, हम शरीयत के लिए लड़े। आज अख्तर उल इमान साहब के दिल में भी यही जज्बा है। आज पार्लियामेंट में असद भाई ने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया जब ये मसला आ गया। आइंदा इस तरह की बात न हो, तो हमको भी चाहिए कि हमारे अपने को हम भेजे पार्लियामेंट।
ہمارے ایسے شخص کو پارلیمنٹ میں بھیجے جو بے باک لیڈر ہو، جس کے دل میں قوم کی، ہمارے بچوں کے لیے ہمدردی ہو، جس کی آنکھ میں ویژن ہو کہ مجھے میرے حلقے کشن گڑھ کو جہاں تک لے کر جانا ہے، میرے حلقے کشن گڑھ میں ایسے اسپتال بنانے ہیں، ایسی اسکولیں بنانی ہے، ویسا بے باک لیڈر کو پارلیمنٹ میں بھیجو، اسد بھائی کی طاقت بڑھاؤ، کشن گنج کی طاقت بڑھاؤ، اپنی قوم کی طاقت بڑھاؤ، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کی طاقت بڑھاؤ، یاد رکھو۔ اور یہ وقت آپ کے پاس آیا ہے، مجھے زیادہ کہنے کا وقت نہیں ہے، صرف 5 منٹ میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے لہٰذا تمام سے میں ادب درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ 18 اپریل کو آپ کو تمام کو اپنے گھروں سے نکل کر آنا ہے اور بٹن چھاپ پہ ووٹ لگانا ہے۔ دیکھو ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج کم نہیں ہونا چاہیے، ان کو فائدہ تب ہو جاتا ہے جب ہم ووٹ نہیں ڈالتے۔ یہ 5 سال میں ایک مرتبہ آیا ہے، ہم 5 سال آرام سے سو سکتے ہیں اگر ایک دن صبح اٹھ کر ہم اپنا قیمتی ووٹ سب کو لے کر ڈالیں، میجورٹی کے ساتھ ڈالیں، بھاری اکثریت کے ساتھ اگر ہم اپنے امیدوار کو جتاتے ہیں تو ایک اپنے میں سفلتا کا بیج ہونے والی بات ہو گئی۔ اور اس وقت کشن گنج میں میں کافی جگہوں پہ گیا ہوں، تمام پبلک کا رجحان ایک ہی طرف چل رہا ہے کہ وارث بھائی ہم کو اس وقت چاہیے ایسا بے باک لیڈر جو ہم عبد الرحمان صاحب میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم کو پوری یقین ہے، پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ جب جیت کر پارلیمنٹ میں جائیں گے، جب اسد بھائی کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھیں گے اور اپنی باتیں رکھیں گے، تب انشاءاللہ کشن گنج کے وکاس کا سب سے پہلا بات ہوگا، کشن گنج کا وکاس ہوگا، آپ کا وکاس ہوگا، جماعت کا وکاس ہوگا، پوری قوم کا وکاس ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بولنے کی ضرورت دی، آپ نے سنا۔ صرف ایک چیز یاد رکھنا، اس وقت بہت سارے لوگ آئیں گے آپ کے بیچ، اس کا بھی لے کے آئیں گے، مگر یاد رکھو بھائیو، وہاں سے ڈالو بٹن چھاپ پہ، یہ اپنا ایمان ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی کھا کے بیٹھے لوگ کچوری بھر کے بیٹھے ہیں، اتنی پتن اڑنی چاہیے 18 تاریخ کو آسمان میں کہ انجا پنجا سب ڈاٹا واٹا اٹھانا چاہیے۔ ایک ہی چیز پتنگ اڑاؤ، پورے آسمان میں اڑاؤ، اور اس کا پھر 23 تاریخ کو جشن منانے انشاءاللہ ہم سب آئیں گے، آپ کے بیچ میں آئیں گے، آپ کے ساتھ جشن منائیں گے، عبد الرحمان کی جیت کا جشن منائیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔